नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। देश आज आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। जश्न आजादी के इस मौके पर राज्यसभा टीवी की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज जश्न आजादी मना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार तिरंगा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। लाल किले पर अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लाल किले पर आगमन के बाद प्रधानमंत्री को सेना और पुलिस के जवानों ने सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास, कुछ अलग रहा। कोरोना महामारी के कारण इस बार स्वतंत्रता दिवस के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। समारोह के दौरान आयोजन स्थल पर कोविड-19 से जुड़े सभी नियमों का पालन किया गया। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कोरोना के खिलाफ अभियान में देशवासियों के सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्म की भावना के साथ देश ने जिस तरह से एकजुट होकर काम किया वो सराहनीय है। अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे कोरोना वॉरियर्स 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि 130 करोड़ देशवासियों की एक शक्ति, संकल्प शक्ति हमें कोरोना पर विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। एक नाम और, श्री अरविंद घोष क्रांति दूत से लेकर आध्यात्म की यात्रा, आज उनके संकल्प, उनका जन्म जयंती है। हमें उनके संकल्पों को, हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के उनकी तरफ से आशीर्वाद बने रहे। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में
लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ महीनों पहले तक N95 मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मंगवाते थे। आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सबने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है। और इसलिए, और मुझे विश्वास है, भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। और उसका कारण मेरे देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर मुझे यकीन है। मुझे मेरे देश की प्रतिभा पर गर्व है। मुझे देश के युवाओं में, देश की मातृशक्ति में, हमारी महिलाओं में अप्रतिम सामर्थ्य जो है उस पर मेरा भरोसा है। मेरा हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान का अप्रोच, इस पर विश्वास है। और इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश अनेक नए कदम उठा रहा है। स्पेस सेक्टर को खुला कर दिया गया है। देश के युवाओं को अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्ष भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी हुई है। हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, वन नेशन वन रेशन कार्ड की बात हो, वन नेशन वन ग्रिड की बात हो, वन नेशन वन टैक्स की बात हो, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड उसकी बात हो, चाहे बैंकों को मर्जर करने का प्रयास हो, देश की सच्चाई बन चुकी है, देश की हकीकत है। भारत में परिवर्तन के इस कालखंड में रिफॉर्म्स के परिणामों को दुनिया देख रही है। एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। और उसी का कारण है बीते वर्ष भारत में एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
बीते वर्ष भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। ये विश्वास ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है, ऐसे ही दुनिया मोहित नहीं हुई है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं, उसने ये विश्वास जगाया है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड, ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए देश के किसान और कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भरता को अहम बताया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में किसानों की अहमियत और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की लगातार कोशिश रही है कि देश के किसानों को सभी बंधनों से मुक्त कराया जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को पिछले दिनों हमने देखा है, एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो, वो काम हमने कर दिया है। आप सोच नहीं सकते होंगे, हमारे देश में आप अगर साबुन बनाते हैं, हिंदुस्तान के कोने में जाके साबुन बेच सकते हैं। आप अगर कपड़ा बनाते हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाके कपड़ा बेच सकते हैं। आप चीनी बनाएं, आप चीनी बेच सकते हैं। लेकिन मेरा किसान, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था। उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। अब हिंदुस्तान का किसान उस आजादी की सांस को ले पाएगा ताकि वो हिंदुस्तान के किसी में भी, दुनिया के किसी भी कोने में अपना माल बेचना चाहता है, वो अपने टर्म्स पर बेच पाएगा। इस बात को हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। उसके किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलार पंप, उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, ऐसे अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं ताकि उसकी आय दोगुना हो जाए। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान और महत्व बताया है। इसी सोच के साथ देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी स्वागत के समाचार एक नई ऊर्जा, नए विश्वास दे रहे हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा, लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। आज आपने देखा होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विशेष बल दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, क्योंकि देश को प्रगति करने के लिए इनोवेशन बहुत आवश्यक होता है। इनोवेशन को जितना बल मिलेगा, रिसर्च को जितना बल मिलेगा, उतना ही देश को आगे ले जाने में और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ने में बहुत ताकत मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी है। देश के हर जरूरतमंद तक कम समय में वैक्सीन को पहुंचाने की रूपरेखा भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के जितने प्रयास पड़ोसी देशों से शांति और सौहार्द के लिए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता देश की रक्षा के लिए भी है। इसलिए रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के मंत्र पर जोर दिया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए है, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा और अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए भी है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर हमने रोक लगा दी है। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक सभी मेक इन इंडिया हो गए। अपना तेजस भी अपनी तेजी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हिमालय की चोटियां हो या हिंद महासागर के द्वीप, हर दिशा में कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक बड़े पैमाने पर हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई सड़कें तैयार की गई हैं। दिवस समारोह के दौरान कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से खास दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कोरोना के चलते इस बार स्कूली छात्र और बुजुर्ग लाल किले के समारोह का हिस्सा नहीं बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लाल किले पर मौजूद सभी अतिथि और अन्य लोग मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। इस बार केवल 250 अतिथियों को ही बुलाया गया था, जबकि कोरोना वायरस से पहले के समारोह के दौरान करीब 1000 लोग शामिल होते थे। इसके अलावा न्यूनतम शारीरिक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए कुर्सियों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर ही रखा गया था। सुरक्षा बलों के जवान भी मास्क लगाकर पूरी तरह से मुस्तैद रहे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन समेत सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ पालन किया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। कोरोना की स्थिति पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की है और जनता ने कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा सहयोग दिया। राष्ट्रपति ने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं की सराहना भी की। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है। पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। इस वैश्विक महामारी के कारण हम सबका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे। इन असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की, जनता ने पूरा सहयोग दिया। इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसान बिना किसी बाधा के देश में कहीं भी अपनी उपज बेचकर उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार ने रास्ता साफ किया है। किसानों को नियामक प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरा मानना है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में जीवन और आजीविका दोनों की रक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। हमने मौजूदा संकट को सबके हित में, विशेष रूप से किसानों और छोटे उद्यमियों के हित में समुचित सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के अवसर के रूप में देखा है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। अब किसान बिना किसी बाधा के देश में कहीं भी अपनी उपज बेचकर उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को नियामक प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर भी बात कही। राष्ट्रपति ने कड़े लहजे में कहा कि अगर कोई भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। उनके शौर्य ने यह दिखा दिया है कि यद्यपि हमारी आस्था शांति में है, फिर भी यदि कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। हमें अपने सशस्त्र बलों, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों पर गर्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी को उस सदी के रूप में याद किया जाना चाहिए जहां पे मानवता ने मतभेदों को दरकिनार करके धरती मां की रक्षा के लिए एकजुट प्रयास किए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में राम मंदिर के अलावा नई शिक्षा नीति का भी जिक्र करते हुए कहा कि इससे गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ छात्रों का समग्र विकास होगा, जिससे नए भारत का निर्माण होगा। हमारे बच्चों और युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि इस नीति से गुणवत्ता से युक्त एक नई शिक्षा व्यवस्था विकसित होगी, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलकर नए भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी।
हमारे युवाओं को अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार अपने विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में अध्ययन को महत्व दिया गया है, जिससे बाल मन सहजता से पुष्पित पल्लवित हो सकेगा। साथ ही इससे भारत की सभी भाषाओं को और भारत की एकता को आवश्यक बल मिलेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और देश में शांति, समृद्धि और सद्भावना की कामना की। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में उपराष्ट्रपति ने उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने और इसके लिए उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अनगिनत बलिदान दिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले उन सभी शहीद नायकों का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगा दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को उनके सपनों के भारत का निर्माण करना सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें एकजुट, मजबूत, समृद्ध, समावेशी और शांतिपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प दोहराना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कारों और अन्य सम्मानों की मंजूरी दी है। इनमें 1 कीर्ति चक्र, 9 शौर्य चक्र, 5 बार 2 सेना मेडल वीरता, 60 सेना मेडल वीरता के लिए, 4 नौसेना मेडल वीरता, 5 वायुसेना मेडल वीरता के लिए शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद कलस को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए थल सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे को शौर्य चक्र मिले हैं। इसके अलावा वायुसेना के विंग कमांडर विशाख नायर को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सीआईएसएफ के 4 जाबाजों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से अलंकृत किया गया है। राष्ट्रपति ने विभिन्न सैनिक कार्रवाइयों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सेना के कर्मियों के लिए 19 मेंशन इन डिस्पैच की भी मंजूरी दी, जिनमें ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन रक्षक के लिए 8 मरणोपरांत शामिल हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर देश भर के विभिन्न पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कुल 926 पुलिस कर्मियों को प्रतिष्ठित पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 215 पुलिस कर्मियों को उनके विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से 80 पुलिसकर्मियों को और सराहनीय सेवा के लिए 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों की सूची में पहला स्थान जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे अधिक 81 वीरता पदक मिले हैं, जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 55 और उत्तर प्रदेश पुलिस को 23 वीरता पदक मिले हैं। दिल्ली पुलिस को 16, महाराष्ट्र पुलिस को 14 और झारखंड पुलिस को 12 पदक मिले हैं। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुल 946 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला एट होम रिसेप्शन का कार्यक्रम इस बार छोटा लेकिन बेहद खास होने वाला है। इसकी वजह है आयोजन में बुलाए गए कोरोना योद्धा। इन कोरोना योद्धाओं में एक डॉक्टर, एक नर्सिंग अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी के अलावा निगम बोध घाट पर होने वाले दाह संस्कारों के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। पहली बार मंत्रियों और आला सरकारी अधिकारियों के साथ मेहमानों की सूची में कोरोना योद्धाओं की श्रेणी भी जोड़ी गई। बाकी सालों से अलग इस साल एट होम कार्यक्रम में मेहमानों की सूची बेहद छोटी कर दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। देश का सबसे बड़ा फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम लॉन्च हो गया है। 15 अगस्त से लेकर महात्मा गांधी की 151वीं जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शुभारंभ किया। कोरोना काल में मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार प्रतिभागियों को अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं भी और किसी भी समय दौड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रतिभागी अपनी दौड़ को कई दिनों में बांट सकते हैं और जीपीएस की मदद से खुद अपनी तय की हुई दूरी को नाप सकते हैं। इस इवेंट का मकसद कोरोना के समय में लोगों को फिटनेस के लिए जागरूकता पैदा करना है। नशा मुक्ति के लिए आजादी की वर्षगांठ पर नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हो रहा है।
ये अभियान 7 महीने तक चलेगा और 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने देश के 272 जिला कलेक्टरों, 32 राज्य सचिवों, 500 से अधिक एनजीओ के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों और अभियान से जुड़े लोगों को संबोधित किया। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मजबूत संकल्प से देश में प्रतिदिन कोरोना परीक्षणों की जो संख्या है उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन 10 लाख परीक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से परीक्षण सुविधाओं में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही दिन में परीक्षण की संख्या हर रोज नई ऊंचाई को छू रही है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 13 अगस्त को एक ही दिन में रिकॉर्ड 8,48,000 से अधिक परीक्षण किए गए। इसके साथ ही अब तक कुल 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। WHO ने सलाह दी है कि हर देश को प्रति 10 लाख की आबादी पर 140 परीक्षण कराने की आवश्यकता है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत 603 परीक्षण प्रतिदिन है और देश के 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। इस उपलब्धि का कारण देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार है। जनवरी 2020 में सिर्फ एक प्रयोगशाला से आज देश में सरकारी क्षेत्र की 958 और निजी क्षेत्र की 493 प्रयोगशालाओं समेत कुल 1,451 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच का काम कर रही हैं। दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है। आरआर अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनकी हालत स्थिर है। उन्हें अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका मस्तिष्क में रक्त का थक्का हटाने के लिए ऑपरेशन किया गया था। उनका कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। एक ट्वीट में उन्होंने सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की सलाह अनुसार अगले कुछ दिनों तक वो घर में पृथकवास यानी कि आइसोलेशन में रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल को भी कोरोना हो गया है। लव अग्रवाल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। जो लोग भी उनके संपर्क में थे वे भी खुद को आइसोलेट कर लें। स्वास्थ्य विभाग की टीम जल्द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेगी। रिजर्व बैंक बोर्ड ने वर्ष 2019-20 के 57,128 करोड़ रुपए के अधिशेष को केंद्र सरकार को देने की मंजूरी प्रदान की है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक ने आकस्मिक जोखिम अधिशेष को 5.5% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान ये फैसले लिए गए। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्षिक रिपोर्ट और खाता विवरणी को मंजूरी दी गई। बैठक में अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के साथ साथ कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर विचार किया गया। रिजर्व बैंक के बोर्ड ने नव अन्वेषक केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को राज्यसभा टीवी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।